हेलो एवरीवन। स्वागत है आप लोगों का हमारे इस बहुत ही ऑसम चैनल पर, जहां पर हम आपके लिए लाते हैं टॉपर्स। हम आपके लिए लाते हैं ऑफिसर्स जिन्होंने बड़े बड़े इंडिया के एग्जामिनेशंस को क्रैक किया है। गेट एग्जामिनेशन, पीएसयू एग्जामिनेशंस, बार्क हो गया, इसरो हो गया और इंजीनियरिंग सर्विसेज। तो जब भी कोई एक स्टूडेंट इंजीनियरिंग कॉलेज से निकलता है, उसका सपना रहता है अगर टेक्निकल फील्ड में जाना है तो यही सारे एग्जामिनेशंस को उन्हें निकालने का मन करता है। तो आज हमारे साथ एक ऐसे ही लेजेंडरी टॉपर ऑफिसर बैठे हुए हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे शो में। और आप सबसे पहले अपने बारे में बताइए। Thank you, Ashish ji, for inviting me here. And I'm from Aligarh, Uttar Pradesh, and I've done my BTech from NIT Allahabad in Electronics and Communication. And after BTech, I did 6 months service and 6 month job in Qualcomm, 6 month experience in Qualcomm, and after that I joined. And right now I'm a trainee scientist in VRC. ओके ओके, और इंजीनियरिंग सर्विसेज वाला भी सर? And I got engineering ESC All India rank 44 in ESC 2020. तो And I passed out in 2020 only. ओके ओके ओके, थैंक यू सो मच सर। यहाँ पर स्टूडेंट्स अच्छे से समझ लीजिए कि सर जो यहाँ पर आपको देख रहे हैं वो साइंटिस्ट हैं, और वो साथ साथ में इंजीनियरिंग सर्विसेज एग्जामिनेशन भी क्रैक किया है। उन्होंने अपना कॉलेज से ही प्लेसमेंट लिया है, बहुत अच्छा प्लेसमेंट। तो सर, हम लोगों को यहाँ पर सारी चीजों के बारे में बहुत अच्छे से बताने वाले हैं। वीडियो पसंद आए लाइक जरूर करिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। कोई भी डाउट हो कमेंट सेक्शन में जरूर पूछिएगा, सर और मैं देखते रहेंगे। सर, सबसे पहली बात है, यहाँ पर कई जो स्टूडेंट्स हैं वो आपकी तरह साइंटिस्ट बनना चाहते हैं। तो क्या एकदम पढ़ाकू होना पड़ेगा? क्या मतलब हमेशा ऐसे सोचना रहेगा कि साइंटिस्ट बनना है तो बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है? किस तरीके से आपका लाइफ रहा है? मतलब व्हाट डू यू थिंक इज अ क्वालिटी टू बिकम अ साइंटिस्ट? क्या ये अचानक से पढ़ने से ही आता है कि इनबिल्ट रहता है, यू लाइक टू रिसर्च और समथिंग? किस तरीके का रहता है? Well, I'll say that कि अगर आपको साइंटिस्ट बनना है, then the most important quality is that you have to be optimistic. In every whenever you are dealing in a situation, you have to be optimistic कि हाँ कुछ हो सकता है। और रही बात पढ़ाई की, तो आपको बैलेंस बना के चलना पड़ेगा। ओवर स्ट्रेस आप कभी भी नहीं कर सकते अपने आप को। आप अच्छा परफॉर्म तभी कर पाएंगे जब आप पीस पे रहेंगे, आपका माइंड स्टेबल रहेगा। अगर आप लगातार ओवर थिंक करेंगे कि क्या होने वाला है, कैसे होने वाला है, तो कभी नहीं होगा। आप टारगेट डिफाइन करिए, आज के टारगेट डिफाइन करिए या एक महीने का टारगेट डिफाइन करिए कि आपको ये करना है। बाकी टाइम बिल्कुल टाइम बाउंड होके मैंने तो कभी काम नहीं किया है कि हाँ 1 घंटे में ये करूंगा तो करूंगा। दिन का अगर मैं लिखता था, दिन के 3 टॉपिक लिख दिए मैंने, ये करने हैं तो करने हैं, और उसके साथ बाकी चीजें भी होती रहेंगी। दोस्तों के साथ आप थोड़ा बहुत खेलेंगे भी या घूमने भी जाएंगे, वो सब भी चलेगा। लेकिन जब आप पढ़ रहे हैं तो आपका ध्यान पढ़ने पे होना चाहिए। मतलब जो काम कर रहे हैं वो करिए, और फेलियर्स आएंगे। जैसे कि मैंने कहा, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वालिटी इज ऑप्टिमिज्म, कि आपको अपने फेलियर्स को एक्सेप्ट करना है और आगे बढ़ना है। एक बार में किसी से भी नहीं होता। कोई भी तैयारी करता तो ऐसे फेज आते हैं जब आपको लगता है कि नहीं, ये नहीं हो पाएगा। आप टेस्ट सीरीज देते हैं, आपके नंबर नहीं आते हैं, आपको लगता है कि ये मुझसे हो पाएगा क्या। सीटें, मतलब अगर आप वैकेंसीज देखें 30-40 इतनी वैकेंसीज आती है, आपको लगता है नहीं ये बिल्कुल नहीं हो सकता। लेकिन उस वक्त जिस तरह से आपकी सोचने का तरीका है, अगर आप ऑप्टिमिस्टिक बने रहेंगे तो बिल्कुल हो सकता है। और रही बात पढ़ने की, तो हाँ, इसमें मैं झूठ नहीं बोलूंगा, पढ़ना पड़ेगा। पढ़ना पड़ेगा। अगर आपको टेक्निकल एग्जाम क्रैक करना है, आप पढ़ने से मतलब जी नहीं चुरा सकते। वही मैं कह रहा हूँ, जब आप पढ़ रहे हैं तो पढ़िए, और जब आप दोस्तों के साथ हैं तो दोस्त, मतलब जो भी आप काम कर रहे हैं उसके बारे में सोचिए। और जब भी टेस्ट देते हैं तो ये सोच के चलिए दीजिए कि यही है टेस्ट, और टाइम मैनेजमेंट इसी से आता है। सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है कि लोग सिलेबस तो कवर कर लेते हैं। मैंने जो नोट किया है कि बहुत से लोग बहुत पढ़ रहे हैं, बहुत मेहनत कर रहे हैं, लोग सिलेबस कवर कर ले रहे हैं, लेकिन मेन पॉइंट क्या है, एग्जीक्यूशन में फेल होते हैं। जब वो एग्जाम देने जाते हैं तो एग्जीक्यूट नहीं कर पाते। ऐसे मेरे बहुत से दोस्त हैं जो आप कह सकते हैं मेरे से ज्यादा मेहनत करते थे, और करते हैं, अभी भी करते हैं। तो साथ में मेरे कलीग से मेरे से ज्यादा मेहनत करते हैं, लेकिन एग्जीक्यूशन के टाइम में वो पैनिक कर जाते हैं। तो ये चीजें हमें आती हैं हमेशा काम रहने से। मतलब सिचुएशन आपको हैंडल कैसे करनी है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जब आप एग्जाम देते हैं, ये टेस्ट सीरीज देते हैं, तो टाइम बाउंड आप इसी में टाइम मैनेजमेंट सीखते हैं अपना, और इसी को आप कंटिन्यू रखते हैं तो हो जाता है मतलब आसानी से। लेकिन वही मैं कहूँगा, ओवर थिंक कभी नहीं करना है। इन भगवत गीता कृष्णा से कर्मण्यवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्मफल हेतुर्मा ते संगोष्ठौ कर्मणि। ये बात सिर्फ कृष्णा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि ये हमें अप्लाई करनी है लाइफ में। ये सिर्फ कहने के लिए नहीं कह दिया है, हमें सिर्फ कर्म करना है और फल की चिंता नहीं करनी। ये बिल्कुल बिल्कुल बात सही है, और इसे हमें अप्लाई करना चाहिए। बहुत सही सर। मैं ना, आपने जैसे ही वो पहला वर्ड कहा ना कि यू नीड टू बी ऑप्टिमिस्टिक, इसको मैं थोड़ा सा ना स्टूडेंट्स को एक्सप्लेन करना चाहूंगा। आप जब एक साइंटिस्ट भी बन जाएंगे, आपको नई चीजों को ढूंढना है।
है ना, तभी तो आप एक साइंटिस्ट है ना। और हर बार उस प्रोसेस के बीच में आपको कई फेलियर्स मिलेंगे, आपको हमेशा ये सोचना है नहीं मुझे आगे बढ़ना है, उसी चीज को और इम्प्रूव करते जाना है, करते जाना है। तो ये बहुत ही बेसिक और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वालिटी है जो एक स्टूडेंट के अंदर होना चाहिए, एंड नॉट जस्ट फॉर अ साइंटिस्ट, लाइफ के किसी भी एस्पेक्ट में, लाइफ के किसी भी एस्पेक्ट में आपको ऑप्टिमिस्टिक रहना है कि हाँ होगा, और जो भी होगा बहुत अच्छा होगा। थैंक यू सो मच सर, एक परफेक्ट वर्ड दिया आपने इस चीज के लिए। तो अब हम लोग बिल्कुल आगे बढ़ेंगे। आप मुझे एक बात बताइए कि बार जैसे मतलब बार ट्रेनिंग स्कूल में मतलब यहाँ पर कैसे कौन कौन लोग अप्लाई कर सकते हैं, क्या प्रोसीजर्स रहते हैं, और उन्हें कैसे आपके हिसाब से करना चाहिए ताकि प्रोसेस आगे बढ़ सके एंड वो भी सिलेक्ट हो सके। ठीक, इसको मैं सेग्रीगेट करूंगा दो तीन पार्ट्स में। सबसे पहले तो मैं प्रोसेस बता दूंगा कि क्या मोटा मोटा प्रोसेस होता है, और उसके बाद मैं बताऊंगा कि किस तरह से एक पर्सन को तैयारी करनी चाहिए अगर उसे क्रैक करना है। तो मैं प्रोसेस बताता हूँ जल्दी जल्दी। बार हर साल अपना फॉर्म आउट करते हैं, मतलब बार का डीआई का फॉर्म आता है कि अभी भी आया हुआ शायद एग्जाम होने वाला है 2021 के लिए। तो इसका आपको फॉर्म भरना होता है। आई थिंक इट कॉस्ट अराउंड 500 रुपीज। आपको रिटर्न देना होता है, ये 300 मार्क्स का रिटर्न होता है। हर एक क्वेश्चन 3 मार्क्स का होता है, -1 की नेगेटिव मार्किंग होती है। लेकिन पॉइंट इज कि 2 घंटे का पेपर होता है, 2 घंटे में आपको 100 क्वेश्चन करने होते हैं। तो अच्छी टाइम मैनेजमेंट आनी चाहिए। वो बताऊंगा किस तरह से, आगे बताऊंगा किस तरह से करनी है आपको, ये प्रोसेस बता रहा हूँ मैं। 2 घंटे का एग्जाम, 100 क्वेश्चन, 1 क्वेश्चन 3 मार्क्स एंड -1 की नेगेटिव मार्किंग। उसके बाद क्या होता है कि अगर आप कट ऑफ के आगे निकल जाते हैं, कट ऑफ आपने क्वालिफाई कर दिया, तो 1:10 1:20 के रेशियो में आपको इंटरव्यू कॉलिंग आती है। जैसे अगर एक सीट होगी तो 20 लोगों को बुलाएंगे, ऐसा इंटरव्यू कॉलिंग आती है। तो फिर इसमें क्या होता है कि रिटर्न जो है वो सिर्फ क्वालिफाइंग है, इट्स जस्ट क्वालिफाइंग राउंड। आपको पूरा फोकस करना है इंटरव्यू पे। इंटरव्यू 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 ही डिसाइड करेगा। यहाँ पे क्या होता है, 50% लोग गेट के स्कोर पे आते हैं, गेट से लेते हैं वो लोग, मतलब जो कॉलिंग करते हैं। 50% लोग बार के रिटर्न एग्जाम से आते हैं। तो मतलब ऑप्शन होता है, जब आप फॉर्म भरते हैं तो आपको दोनों चूज करने चाहिए टू बी ऑन अ सेफर साइड। कि आप अगर आपके गेट का अच्छा स्कोर होगा तो आप गेट के थ्रू कॉल आ जाएगा, या फिर आप रिटर्न में अच्छा करेंगे तो आपको रिटर्न के थ्रू बुला लेंगे। तो जब आप फॉर्म भरते हैं तो इस बात का खास ध्यान रखना कि आपको दोनों पे चूज करना है। मतलब चाहे कितना भी अच्छा गेट जाए फिर भी ये मतलब ऐसा पर्सनल ऐसा एडवाइस करना है। चाहिए। पर्सनल एडवाइस है, मतलब भले कितना भी अच्छा जाए फिर भी टू बी ऑन अ सेफर साइड। उसके बाद जब इंटरव्यू के लिए आते हैं तो इंटरव्यू में पैनल होते हैं कई, और यूजुअली एक पैनल में 6 साइंटिस्ट होते हैं। तो आपको इंटरव्यू देना होता है, सब लोग इंटरव्यू देते हैं और 6 साइंटिस्ट होते हैं। लगभग आपका इंटरव्यू और 1.5 घंटे के आसपास चलता है अगर अच्छा जा रहा होता है, ऐसा जो ऑब्जर्व किया मैंने। एक घंटे के तो ऊपर ही ऊपर रहेगा, 1 घंटे के तो ऊपर ही ऊपर रहेगा। दे विल ग्रिल यू, मतलब आपसे पूछेंगे वो सवाल, लेकिन आप ऐसा नहीं है कि वो आपकी मदद नहीं करेंगे, आपको कोई हिंट्स भी देंगे, आपकी पूरे सपोर्ट करेंगे। लेकिन वो जानना चाहते हैं कि आप समझ क्या है कि रट क्या है। देखिए रिटर्न फॉर्मूले रट के हो सकता है, लेकिन वहां पे वो उसकी समझ चेक करते हैं और उसके हिसाब से फिर इंटरव्यू हो जाता है। और उसके बाद एक लिस्ट लगती है जो जो लोग क्वालिफाई करते हैं, और आखिर में जो लोग जो फाइनल मेरिट में नाम होता है और उसके थ्रू मतलब उन लोगों को बुला लेते हैं। उसके बाद तो फिर हम यहाँ पे ज्वाइन करते हैं। यहाँ पे हमारा मेडिकल होता है, मेडिकल होता है बार हॉस्पिटल में ही, और साथ साथ में क्लासेस शुरू हो जाती हैं। तो उसके बाद फिर क्लासेस अभी चल रही है हमारी। तो ये प्रोसेस है बार ज्वाइन करने का। 1 साल की आपकी ट्रेनिंग रहेगी, 1 साल का कोर्स वर्क रहेगा पूरा। इसमें आपको कई एग्जाम्स देने होते हैं, और कई बार ऐसा लगता है कि आप इतने मतलब एग्जाम क्रैक करके आए तो अब चीजें आसान हो गई है। नहीं, यहाँ पे जब आप आएंगे तो आप देखेंगे, क्योंकि यहाँ पे सब लोग काफी अच्छे हैं। आपको लगता है अगर आप ही अच्छे तो आपसे बेहतर है यहाँ पे लोग। यहाँ पे एग्जाम होते हैं। हमारे केस में कोविड का सीन था तो हर हफ्ते हमारे एग्जाम होते थे, और कई कई एक ही हफ्ते में 3-3 एग्जाम दिए हैं यहाँ पे। पूरा न्यूक्लियर साइंस और पूरा आपको न्यूक्लियर साइंटिस्ट यहाँ पे बना दिया जाता है। काफी अच्छे से डील करते हैं। जो हमारे लेक्चरर होते हैं वो सब साइंटिस्ट होते हैं अलग अलग डीआई यूनिट्स में। अच्छा, डीआई का जो फुल फॉर्म है डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी, ये चीज मैं बताना भूल गया। ये बात है, ये डीआई के एक यूनिट है, डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी। इट कम्स अंडर प्राइम मिनिस्टर हिमसेल्फ। तो इसकी कई यूनिट्स हैं। ऐसा हमें लगता है कि हम जो एग्जाम दे रहे हैं ये सिर्फ बार के लिए है, लेकिन ऐसा नहीं है। आफ्टर ये ट्रेनिंग सेशन के बाद हम कहीं भी प्लेस हो सकते हैं। जैसे आरआर कैट इंदौर है, आईजी कर कलपक्का में, वैसी बार की एक यूनिट है। तो इसका कोर्स वर्क चलता है, और ट्रेनिंग के एंड में जो जो लिस्ट बनती है, मतलब मार्क्स वाइज जो सबसे अच्छा स्कोर करते हैं उनको सारे ऑप्शन होते हैं। कई ऑप्शंस आते हैं कि कहाँ पे आप जाना चाहते हैं, मुंबई में रहना चाहते हैं या आरआर कैट इंदौर जाना चाहते हैं। तो जो टॉप मार्क्स है उनको सारे ऑप्शन अवेलेबल होते हैं, सारे ऑप्शन अवेलेबल होते हैं। वैसे ही उन्होंने जब एक चूज कर लिया तो जो सेकंड होते हैं उनको सारे ऑप्शन अवेलेबल होते हैं, बाकी के जो बचे हुए हैं। तो इसलिए कंपटीशन यहाँ पे ट्रेनिंग टाइम में काफी टफ रहता है। इसलिए मैंने कहा था कि वी हैव टू बी ऑप्टिमिस्टिक।
यहाँ पे ऐसा कई बार होगा कि आपका एग्जाम अच्छा नहीं जाएगा, या फिर आप पढ़ के जाएंगे लेकिन आपके मार्क्स अच्छे नहीं आएंगे, और कई लोग यहाँ पे ड्रेन आउट हो जाते हैं क्योंकि पहले से इतनी तैयारी करके आते हैं तो लगता है कि अब आसान काम होने वाला है, लेकिन एक साल पूरा आपको कोर्स वर्क होगा, क्योंकि हमें 2 साल के एंड में ये लोग एमटेक की न्यूक्लियर इंजीनियरिंग की डिग्री भी हमें मिल जाती है HBNI से। तो यह साथ साथ में आप समझ लीजिए एमटेक भी चल रहा है, एमटेक भी हो रहा है आपका, तो इसलिए कोई यहाँ पे कुताही नहीं बरती जाती 1 साल तक। तो ये पूरा प्रोसेस है, उसके बाद हम ज्वाइन कर लेते हैं। अभी हम ट्रेनिंग साइंटिस्ट है, तो बाद में एज साइंटिस्ट हम किसी DI यूनिट में ज्वाइन कर लेते हैं। अब दूसरा क्वेश्चन आपका, आपने पूछा कि तैयारी किस तरह करनी चाहिए। तो तैयारी का क्या है कि, अच्छा मैं ये बताना भूल गया कि इसमें मल्टी डिसिप्लिनरी लोग आते हैं, जैसे इलेक्ट्रॉनिक्स से भी लोग आते हैं, मैकेनिकल, केमिकल, फिजिक्स, बायोसाइंस, केमिस्ट्री, इवन केमिस्ट्री। तो ये पूरा, क्योंकि अगर आपको कोई प्रोजेक्ट करना है, कोई भी प्रोजेक्ट आपको इंप्लीमेंट करना है, तो मल्टी डिसिप्लिनरी काम होता है यहाँ पे, हर फील्ड के आपको लोग चाहिए, तो इसलिए हर फील्ड के यहाँ पे लोग आते हैं। और तैयारी की बात जहां तक है, तो इलेक्ट्रॉनिक्स का मैं बता सकता हूँ। तैयारी में क्या है कि आपको पहली बात यह है कि आपको चीज मगअप नहीं करनी है, मार्क सिर्फ रटने से नहीं निकलेगा, क्योंकि आपको यहाँ पे रिटर्न नहीं, यहाँ पे आपको इंटरव्यू भी क्वालिफाई करना पड़ेगा। तो आप जो डेरिवेशंस करते हैं, जो अजम्पशंस, खासतौर पे जो अजम्पशंस रहती हैं, आप नोटिस करेंगे कि मतलब जो आप जब वो ब्लैक बोर्ड पे हमें सॉल्व करना होता है इंटरव्यू में, तो अजम्पशंस जो होती है उसकी, तो वो काफी नोटिस करते हैं कि इन्होंने रटा है कि हाँ ऐसे ऐसे करना, हर एक स्टेप पे ध्यान दिया जाता है। तो जब आप पढ़ें तो आप देखें कि अगर आप बार एज अ बार के लिए पूरा फोकस कर रहे हैं, तो आप देखें कि आप जो पढ़ रहे हैं वो आपको समझ में आ रहा है, भले ही 1-2 घंटे, भले टाइम ज्यादा लग जाए, क्योंकि एक बार में ना परफेक्ट काम करना है। ऐसे नहीं कि हमने जल्दी जल्दी पढ़ लिया और उसके बाद ठीक है सवाल बन गए, बार वैसे नहीं निकलेगा, क्योंकि इंटरव्यू अगर नहीं होता तो मैं एक तरफ से सोचता भी, लेकिन इंटरव्यू करना ही करना है किसी भी हालत में, तो वो तो आपको पढ़ना है तो पूरा आना चाहिए, जो आप पढ़ रहे हैं वो होना चाहिए। क्योंकि अगर आप फेक करेंगे, जैसे इंटरव्यू में अगर आप फेक करेंगे कि वो कुछ पूछ रहे हैं और आप बस तुक्के मार रहे हैं, तो बहुत खराब इम्पैक्ट जाता है। या तो अगर आप मना कर दें कि नहीं आता, या फिर आप वो बोलेंगे ट्राई कर दें, वो कभी भी छोड़ते नहीं है, वो बोलते हैं आपके दिमाग में जो चल रहा है वो बता दीजिए, जो सवाल उन्होंने पूछा है, जो भी आपके माइंड में चल रहा हो वो बता दीजिए, क्योंकि वो अप्रोच को देखना चाहते हैं। वो ये नहीं देखना चाहते कि कैसा अच्छे से उनको सारे फॉर्मूले रटे हुए हैं कि नहीं, वो अप्रोच को देखना चाहते हैं कि अगर नई प्रॉब्लम देंगे इस बंदे को तो ये किस वे में सोचेगा, किस तरह से डील करेगा। तो ये पहले एडवाइस तो ये है कि आपको कॉन्सेप्ट्स पे ध्यान देना है जब आप पढ़ रहे हैं। दूसरी गलती क्या करते हैं लोग कि पढ़ते तो हैं, लेकिन गेट, लोग सोचते हैं कि बात के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन नहीं है तो हम तो बस पढ़ेंगे, और मतलब गेट को रेफरेंस नहीं लेते एज रेफरेंस। तो मेरी एडवाइस ये है कि आपको गेट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन तो आपको करने ही करने हैं, क्योंकि रिटर्न आपको क्वालिफाई करना है, बिफोर इंटरव्यू यू हैव टू क्वालिफाई द रिटर्न। तो गेट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको सारे करने हैं, और अगर आप इलेक्ट्रॉनिक्स से हैं, अगर आप तैयारी कर रहे हैं अच्छे से, तो मेरे को लगता है ESE के प्री के क्वेश्चन, कुछ सब्जेक्ट्स हैं जो गेट में नहीं है लेकिन वो बार में पूछे आते हैं, और उनके क्वेश्चन प्री में पूछे आते हैं ESE में। तो वो भी ESE के प्री के क्वेश्चन भी करने चाहिए हमें, अगर हमारे पास टाइम है, पहले गेट के और ESE प्री के क्वेश्चन हमें करने चाहिए बार के लिए। तो और टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना बहुत जरूरी है, क्योंकि टाइम मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है बार में। टाइम मैनेजमेंट इज द की। 2 घंटे में अगर आपने इतना कर लिया है, अच्छे से पढ़ा है, अच्छे से आपने गेट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन किए, ESE के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन किए, तो मैं आपको मतलब मेरे को ऐसा लगता है कि आपको जो बार का रिटर्न होगा इतना मुश्किल नहीं होगा क्वालिफाई करना। लेकिन लोग गलती करते हैं टाइम मैनेजमेंट में, 2 घंटे में 100 सवाल लोग अपनी ईगो पे ले लेते हैं। जैसे नेटवर्क, हमारे इलेक्ट्रॉनिक्स में नेटवर्क सिंपल सब्जेक्ट माना जाता है कि नेटवर्क है तो ये तो बनना चाहिए, KVL KCL है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हमें वहां पे ईगोइस्टिक नहीं होना, हमें को सवाल देखना है, थोड़ा ट्राई करना है, बनता है तो ठीक है, नहीं तो मैं आगे बढ़ना है। क्योंकि अगर आप 100 में से 60 सवाल भी सही कर देंगे, देन यू विल गेट 180। क्योंकि मेरे टाइम में कट ऑफ गया था आई थिंक 165, 180 में भी आप कट ऑफ क्लियर कर रहे हैं और यहाँ पे रिटर्न की कोई वेटेज नहीं है, तो आपको एक्यूरेसी पे ध्यान देना है। सारे सवाल तो कोई करके नहीं आने वाला, 100 क्वेश्चन किसी के नहीं होने वाले, और अगर हो जाए तो अच्छी बात है, लेकिन आप 60 भी करेंगे तब भी हो जाएगा। तो हमें टाइम मैनेजमेंट पे ज्यादा फोकस करना है। तो ये टाइम मैनेजमेंट आएगा, टेस्ट सीरीज से आप इन्वॉल्व होइए और टाइम बाउंड काम करना पड़ेगा। तो ये जब आपका रिटर्न हो जाएगा, हाँ रिटर्न में, लेकिन वही मैं कहूंगा टाइम मैनेजमेंट पे ध्यान देना है, और जो सवाल नहीं बना तो छोड़ देना है। ऐसे बहुत से सवाल आएंगे जो गेट के डायरेक्ट टू डायरेक्ट रिपीट होंगे सवाल, ऐसा होगा कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से आप, इसलिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को बिल्कुल नेग्लेक्ट नहीं करना है। उसके बाद जब आप इंटरव्यू के लिए जाते हैं, इंटरव्यू के लिए जब जाते हैं तो जैसे कि मैं बताया कॉन्सेप्ट अच्छे रहने चाहिए। मेन चीज ये क्या है कि आपको बार के जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, वो भी इंटरव्यू के भी कुछ हैं, कुछ टॉपिक्स हैं जो BRC में मतलब वो उनका मेन इंटरेस्ट रहता है, जैसे एनालॉग में ओपैम्प हो गया। तो ये टॉपिक्स कई मतलब मैंने वीडियोस देखी थी आप लोगों की जो यूट्यूब पे रहती हैं, जिसमें अपने प्रीवियस ईयर एक्सपीरियंस टॉपर्स बताते हैं। तो मैंने क्या किया था कि टॉपिक्स नोट डाउन कर लिए थे, जो टॉपिक्स थे, जो हमारे टॉपर्स बताते हैं कि ये क्वेश्चन पूछा गया था, ये क्वेश्चन पूछा गया था, तो मैं एक लिस्ट बनाते जा रहा था, क्योंकि मैं साथ में कॉलकम में काम भी कर रहा था और मेरे पास टाइम कम था।
क्वालकॉम में काम करते हुए मेरे पास टाइम की बहुत ज्यादा क्रंच था और मुझे हाईली ऑप्टिमाइज्ड वे में काम करना था, तो मैं हर चीज के लिए नहीं जा सकता था क्योंकि टाइम ही नहीं था मेरे लिए। तो मैंने क्या किया, उस लिस्ट को तैयार किया और मैंने उस लिस्ट के हिसाब से, जैसे अगर ओपैम पूछा तो मैंने ओपैम अच्छे से पढ़ लिया, ओपैम अच्छे से पढ़ लिया, जो मेरे नोट्स बनाए हुए थे मैंने वही पढ़े, जो सर्किट्स है कैसे डिजाइनिंग होती है वो देख लिया। और जैसे अगर ऑक्सीलेटर की बात है तो मैंने ऑक्सीलेटर अच्छे से पढ़ लिया। तो मैंने बहुत सिलेक्टिव स्टडी किया। लेकिन मतलब पहले आपको यही करना है हमेशा, जब भी आप एग्जाम क्रैक करने जाते हैं। देखिए ऐसा होता है 80-20% रूल हमेशा चलता है। हम क्या करते हैं, हम ज्यादा एफर्ट उसमें डालते हैं जिससे बस 20% पेपर आने वाला है, 80% हमें पता है कि किससे आने वाला है, लेकिन हम भागते हैं उसके पीछे, दैट इज नॉट गोना कम। हम हमेशा उस पर एफर्ट मारते हैं। तो हमें हमेशा क्या करना है, जब भी हमें एग्जाम क्रैक करना है कोई भी, हमें हमेशा खुद, जब हम थोड़ा एनालाइज करते हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखते हैं, सिलेबस देखते हैं, तो हमें अंदाजा हो जाता है कि ये टॉपिक मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसे तो छोड़ के जा ही नहीं सकते। तो वो टॉपिक हमें करना है, सबसे पहले करना है। लेकिन हमारी टेंडेंसी क्या होती है, हम उसे पोस्टपोन करते चलते हैं। हम कहते हैं नहीं 20% वाला कर लेते हैं, जो जिससे कभी कभार सवाल आते हैं, रेयरली सवाल आते हैं। ऐसा मैंने देखा है कि आमतौर पर लोग, मैंने ये भी देखी है लोगों में, मैंने ये भी देखा है टेंडेंसी कि लोग उस पर ज्यादा फोकस करते हैं जिससे कभी कभार सवाल आ रहे हैं, और जो बहुत फ्रीक्वेंट है, बहुत फ्रीक्वेंट टॉपिक्स है, उन्हें नेग्लेक्ट करते हैं, उन्हें टालते रहते हैं कि वो बाद में कर लेंगे, बाद में कर लेंगे, वो तो आसान है। नहीं, ऐसा नहीं करना। हमें हमेशा जो चीज इंपॉर्टेंट है वो करनी है, पहला ये पॉइंट है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है बहुत ज्यादा। और दूसरी चीज, जो भी चीज करनी है अच्छे से करनी है, क्योंकि हमें वहां पे 5 सब्जेक्ट चूज करने होते हैं। इंटरव्यू में हमें 5 सब्जेक्ट चूज करने होते हैं। तो मतलब आप बस, आपको पूरा नहीं पढ़ना है, इंटरव्यू वाइज आपको 5 सब्जेक्ट अच्छे से प्रिपेयर करने हैं। तो आपका टाइम रहेगा, अनटिल अनलेस कि आप काम ना कर रहे हो कहीं पे ऐसे, तो आपको टाइम रहेगा, तो अच्छे से इसे प्रिपेयर करना है। और जब आप इंटरव्यू में आए, इंटरव्यू, अब मैं इंटरव्यू का बताता हूँ इंटरव्यू कैसे हैंडल करना है। जब इंटरव्यू में आएंगे तो आपको थोड़ा काम करेंगे, मतलब आपसे पूछेंगे कहाँ से हैं आप, थोड़ा बहुत पूछेंगे, उसके बाद वो बोल देंगे आप 5 सब्जेक्ट्स नोट डाउन कर दीजिए कि कौन कौन में, किस किस में आप कॉन्फिडेंट है। तो आप जिस जिस में जो जो आपको आते हैं अच्छे से वो आप लिख दीजिए। और उसके बाद क्या होगा कि अलग अलग साइंटिस्ट सब्जेक्ट एक्सपर्ट होते हैं वो, तो जो चेयरमैन होते हैं वो बोलते हैं कि आप सवाल पूछिए, तो वो सवाल पूछेंगे, तो हमें डरना नहीं है, वी डोंट हैव टू फियर, क्योंकि वो ये ये नहीं सोचना हमें कि वो रिजेक्ट करने बैठे हैं। अच्छा, एक चीज मैं एड ऑन करना चाहूंगा कि इंटरव्यू देने से पहले मैं भी सोच रहा था आने से पहले कि होगा नहीं होगा, हो, क्योंकि बात पे काफी इंटरव्यू सुना था कि टफ रहता है। तो लेकिन मैं ये चीज कहना चाहूंगा, आप इंटरव्यू पे जब जाते हैं तो आपके दिमाग में ये बात कभी नहीं आनी चाहिए कि आपका सिलेक्शन नहीं होगा। जैसे कि मैंने कहा, हमेशा भले सिचुएशन कितनी भी खराब लगे, लेकिन वो सिचुएशन खराब नहीं है। ऐसा बस हमें लग रहा है कि वो खराब है, आगे चल के अच्छा होने वाला है, थोड़ा बस पल भर की बात होती है, ऐसा आमतौर पर होता है। तो हमें हमेशा पॉजिटिव माइंडसेट के साथ उतरना होता है इंटरव्यू में खासतौर पे, क्योंकि वो आपको देखेंगे किस तरह से आप डील कर रहे थे। जैसे वो क्वेश्चन आया तो आपको एक बार में ऐसे नहीं कहना कि मुझे नहीं आता, आप थोड़ा सा टाइम मांगिए। अगर आपको नहीं आता तो, अगर आपको नहीं आता तो आप टाइम मांगिए, कुछ सोचिए और फिर उनको कुछ जवाब दीजिए। एकदम से आपको छोड़ना नहीं चाहिए, क्योंकि आप साइंटिस्ट, देखिए आप जो है एक साइंटिस्ट के पोस्ट के लिए आप इंटरव्यू दे रहे हैं। अगर आप जुझारू नहीं है, अगर आप चीजों से लड़ नहीं पा रहे हैं, तो आप नहीं कर पाएंगे। क्योंकि जब हम यहाँ पे प्रोजेक्ट्स देखते हैं तो हमें स्टार्टिंग में कुछ समझ नहीं आता, हमें भी लगता है कि ये कैसे हो सकता है, ऐसा लगता है कि ये तो हो ही नहीं सकता। हमारे सीनियर से भी हम बात करते हैं तो वो भी कहते हैं कि ये हमारे लिए भी नया है, सबके लिए नया होता है, इसलिए तो ये साइंटिस्ट हम इनोवेशन कर रहे हैं यहाँ पे, सबके लिए नया होता है। लेकिन यही होता है टीम वर्क, जब हम टीम वर्क करते हैं, लगे रहते हैं, तो मतलब जुझारूपन है ना, हमें गिव अप नहीं करना है। वैसे ही इंटरव्यू, अगर इंटरव्यू में आपने गिव अप कर दिया तो फिर नहीं होगा। अगर आप वो सवाल पूछ रहे हैं, वो आपको बहुत मौके देंगे, आपको हिंट्स देंगे, आपको हाईली प्रोएक्टिव रहना पड़ेगा। तो जैसे कि मैं अपना ही बताता हूँ, मेरा एक नेटवर्क का क्वेश्चन था, नेटवर्क का क्वेश्चन कहीं पे वो क्वेश्चन आधे घंटे तक चला। मैं पहले आसान सा सर्किट उन्होंने दिया मुझे, तो मैंने उन्हें सॉल्व कर दिया। उन्होंने बोला कि अब यहाँ पे कैपेसिटर लगा दो, उस सर्किट में 2-3 कैपेसिटर लगा दिए, अब वहां पे स्विच लगा दिया, तो उसे कॉम्प्लेक्स करते रहे, धीरे धीरे लेवल अप करते गए, लेवल अप करते गए। वैसे सुनने में लगा नेटवर्क का क्वेश्चन कहाँ ही मुश्किल हो सकता है, लेकिन वो लेवल अप करते गए और थोड़ा मतलब माहौल ऐसा बनाते गए कि थोड़ा तेज होने लगा काम, कि हाँ ये रजिस्टर यहाँ से लगा दो, यहाँ से हटा दो, जल्दी बताओ। थोड़ा वो देखने लगे कि जल्दी कर पा रहे हैं कैलकुलेशन क्या नहीं। तो मैं एक जगह स्टक हो गया, तो एक साइंटिस्ट, मैं उन्हें लगा कि स्टक हो गया कहीं पे, तो वो खुद बोले देखो अच्छा चल मैं तुम्हें एक हिंट देता हूँ। तो वो हिंट बोल के दिए और वो बोले और मैंने पकड़ ली वो बात को। तो ये चीज काफी अच्छी रहती है इंटरव्यू में। आपको देखना है कि पैनल मेंबर्स आपकी मदद ही करेंगे, वो देखेंगे कि आप जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप किसी प्रोजेक्ट में काम कर रहे हैं, तो आपके जो गाइड होंगे, जो आपके मेंटर होंगे, वो आपको मदद थोड़ा बहुत हिंट कर पाएंगे। तो फिर उसके बाद आपको चीज पकड़नी है, तो ये भी चीज बहुत नोट करती है कि आप हिंट्स को पकड़ पा रहे हैं कि नहीं, आगे बढ़ पा रहे हैं कि नहीं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और गिव अप नहीं करना, जैसे कि मैंने बताया। और वो जो है, अगर आप किसी क्वेश्चन में घुसेंगे तो वो धीरे धीरे करके घुसेंगे, धीरे, जैसे कि मैं एक एनालॉग का क्वेश्चन था, तो पीक डिटेक्टर सर्किट बनाना था, तो उन्होंने इस तरह से फ्रेम किया कि आप आर्मी के टेंट में हैं और आपको एक सिग्नल ऑब्जर्व करना है। आपको क्या करना है कि आपको पीक वैल्यू ढूंढनी है, और ऐसा आप सर्किट बनाइए कि पीक वैल्यू स्टोर हो जाए करीब काफी टाइम तक।
तो वो ये इलेक्ट्रॉनिक्स में बहुत सिंपल सर्किट होता है पीक डिटेक्टर, लेकिन वो इस तरह से फ्रेम करेंगे, आपकी क्रिएटिविटी को चेक करेंगे, वो मुंह से नहीं बोलेंगे पीक डिटेक्टर, वो पूरा आपको प्रॉब्लम देंगे कि आप सोच पा रहे हैं कि नहीं, क्योंकि हमारी क्या आदत होती है कि हाँ पीक डिटेक्टर सर्किट बना दो, तो हम लोग बना देते हैं, लेकिन वो इस तरह से देंगे, आप देंगे रैंडम प्रॉब्लम देंगे, है उसी का पार्ट, आपने पढ़ा हुआ है, क्योंकि वो बहुत बेसिक सर्किट होता है, पढ़ा हुआ है, लेकिन उसके एडवांस वर्जन भी होते हैं, उस सर्किट के एडवांस वर्जन भी होते हैं ओपैम्प का यूज करके, तो वो क्वेश्चन वो आधे घंटे तक ले गए कि अच्छा ये हटा दो, ये कर दो, ऐसे ऐसे करके उन्होंने पूरा ग्राफ और सब बनवा लिए। तो इसलिए मतलब है कि आपको डरना नहीं है, आपको अपनी नॉलेज पे भरोसा रखना है, आपने पढ़ा है, आपसे हो जाएगा, कुछ ऐसा नहीं पूछने वाले बिल्कुल आउट ऑफ द स्कोप, कुछ ऐसी चीज आएंगी तो आप कह सकते हैं कि सर ये मेरे को आता नहीं, पोलाइटली आप कह सकते हैं, लेकिन आपको छोड़नी नहीं चीजें, आपको हमेशा करते रहना है, और इस तरह से आपका इंटरव्यू हो जाएगा। मतलब बहुत मुश्किल काम नहीं है, अगर आप अच्छे से पढ़ रहे हैं और अच्छे से आप सुन रहे हैं लोग क्या बोल रहे हैं आसपास, और काफी सराउंडिंग से आप सीख रहे हैं, आपको लगातार सीखते रहना है, आपको ऐसे टेंडेंसी, आप ऐसे छोड़ नहीं सकते चीजें, मतलब हमेशा लर्निंग एटीट्यूड रहना चाहिए, किसी भी चीज में आप पढ़ रहे हो या कोई भी और भी चीज कर रहे हो, आपका एटीट्यूड रहना चाहिए कि हाँ ये चीज कैसे हो रही है, अच्छा इंक्विजिटिव हमेशा पर्सन को रहना चाहिए, यही चीज ग्रो करने में मदद करती है, तो इस तरह से हो जाएगा अगर करें। बहुत सही सर, आपका एक एक पॉइंट कितना इंपॉर्टेंट था, मैं इसमें थोड़ा सा ऐड करना चाहूंगा। बार्क में जो आपका इंटरव्यू लेने वाले हैं वो आपको रिजेक्ट नहीं करना चाहते, वो आपको सिलेक्ट ही करना चाहते हैं। बस उनके दिमाग में ये है कि आपके अंदर वो टेंडेंसी रहे कि आप छोटे छोटे हिंट से, छोटे छोटे नॉलेज पॉइंट्स जो भी आपको पता है उससे आगे बढ़ सके। ऐसा नहीं कि बिल्कुल ब्लैंक रह जाए, कुछ नहीं पता है, सिर्फ थियोरेटिकल नॉलेज रहे। यही मुझे अभी तक सर की बातों से समझ में आया है। एंड थैंक यू सो मच सर, इतनी ब्यूटीफुली इस बात को समझाया आपने, क्योंकि कई स्टूडेंट्स को ना पहले से ही एक मतलब प्री बता दिया जाता है कि नहीं बहुत डिफिकल्ट रहता है, नहीं कर पाओगे, हमारे यहाँ कोई नहीं निकाल पाया। तो वो जो प्री कन्फाइंड नोशन रहता है ना, वो सबकॉन्शियस माइंड में आगे रहता है कि एक तो ये 1.5 घंटा लेंगे, ऊपर से HR वाला कुछ नहीं रहता है, पूरा ही टेक्निकल रहता है। पर वही एक बात है कि आपको भी जब इस चीज की तैयारी करनी है तब हमेशा चीजों को समझ के करना है, ना कि बस फॉर्मूला देख लिया, नहीं पता कहाँ से आया है, क्या डिराइव है, क्या अजम्पशंस है, कोई आइडिया नहीं है और बस कर दिए। ऐसे में नहीं होगा। मतलब शायद आपका पेपर निकल जाए इस चीज से, जो भी मैं हार्डली कह सकता हूँ, क्योंकि गेट एग्जामिनेशन, बार्क एग्जामिनेशन है भी ऐसे, तो ऐसा जरूरी नहीं है। पर अगर निकल भी जाएगा ना तो इंटरव्यू स्टेज पे बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होगी। तो थैंक यू सो मच सर, ये बात हम लोगों के साथ ना बहुत अच्छे से क्लियर करने के लिए। It's time to experience something glorious. Unacademy Combat. Compete, crack, conquer. A challenging gate contest engineered to give you an experience like none other. Where you put your knowledge to test and battle it out with a test To bring out the best in you, Unacademy Combat is the most competitive, gamified contest for gate till date, with the best of the questions by best educators. with detailed video solutions from top educators right after each contest. Combat live with peers to get real-time rankings and win big. Participate in every contest to improve your ratings. Challenging contests every fortnight or alternate Sunday. Live ranking after every question. Big rewards for top rankers. Your passion to crack gate deserves this. Your hard work towards your dream deserves this. Fuel your inner fire for the ultimate gate challenge. Unacademy Combat. Register now.
Hello learners, don't forget or miss our special class feature on Unacademy platform or application. Special class features are interactive live classes, polls for the learners, raise a hand feature, never miss a class, lecture notes, and you can go through lectures from anytime and from anywhere.